तो बेटा अब हम लोग अपना पहले टॉपिक पे आते हैं, औद्योगिक क्रांति से पहले। इसमें पहले क्या होता था? क्या पहले अगर कारखाने नहीं थे, फैक्ट्रियां नहीं थी, तो क्या उत्पादन नहीं होता था? उत्पादन तो तब भी होता था। हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था। तो वो सब कैसे होता था? तो उस समय को किस नाम से जानते हैं? उस समय को आदि औद्योगिकरण के या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस समय में क्या होता था कि उत्पादन किस प्रकार होता था, वो अब हम लोग समझेंगे। पहले जो बड़े बड़े सौदागर थे यूरोप में, वो लोग शहरों में अपने लोगों के वो बनाए रहते थे, एसोसिएशंस कहो या फिर संगठन कहो। उनको क्या कहते थे? गिल्ड्स। गिल्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये लोग क्या करते थे? ये एसोसिएशन जो होती थी, जो संगठन होते थे, ये पूरे उत्पादनों को के संगठन होते थे। इनसे आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारोबारियों को, कारीगरों को अपने प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों के आने से रोकते थे। इसके अलावा वो व्यापार का एक अधिकार भी उनके पास उनको दिया हुआ था। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संगठन थे वो कोशिश करते थे कि पूरा कंट्रोल उसी किसी भी चीज़ का उत्पादन जो हो रहा है उस पर पूरा कंट्रोल अपना बना के रखना। उसमें वो क्या इसका मूल्य होगा मार्केट में, कौन कितने लोग इसको उत्पादन करेंगे, कौन और लोग इसमें नहीं जुड़ सकते, इसमें किस तरह की पॉलिसी चलाई जाए, ये सारा कंट्रोल वो ही लोग करते थे। तो अगर देखा जाए तो शहरों में सारे उत्पादक जो थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो सब के सब इन गिल्ड्स के नियमों के हिसाब से काम करते थे। तो बेटा अब जब क्या हुआ, हम लोगों ने देखा शहरों में तो सौदागर जो थे अपना उत्पादन बढ़ा नहीं पाते थे। तो अब क्या करें? उन लोगों ने उस समय गांव की तरफ देखना शुरू किया। गांव की तरफ देखना शुरू किया मतलब जो गांव में लोग हैं उनसे उत्पादन करवाया जाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, गांव में बेटा गरीबी होती है। लोगों के पास ज़मीनें तो थीं, किसी के पास ज़मीनें भी नहीं, किसी के पास हैं तो छोटी ज़मीनें हैं, तो किसान लोग बेचारे गरीब थे। तो ऐसे समय में तो गरीब लोगों का जो वो थे किसान, उसमें वो काश्तकार भी थे, दस्तकार भी थे, मीन्स वो कारीगर थे, अलग अलग काम करते थे। तो उस समय सौदागर उन लोगों के पास आए, जैसे कि आपने इसमें दिख रहा होगा कि सौदागर वहाँ आए। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो वहाँ पे आए तो उन्होंने वहाँ पे उन गरीब किसानों को, जैसे पेज की लास्ट में यहाँ पे नीचे लिखा है, तो उन्होंने उनको पेज की रकम दी और कहा कि आप हमारे लिए काम करो। तो वो जो किसान थे, जो काश्तकार थे, जो कारीगर थे, वो राज़ी हो गए। ठीक है, हाँ, क्योंकि इससे उनको क्या फ़ायदा था? इससे उनको एक एडिशनल इनकम मिल रही थी, है ना? कुछ अतिरिक्त आय उनको मिल रही थी, प्राप्त हो रही थी। कुछ काम करेंगे तो आय मिल जाएगी। इससे एक चीज़ ये हुई कि पूरे परिवार के, जैसे कि इसमें आप देखिए, पूरा परिवार जो था वो श्रम देता था, यानी कि सारे लोग, परिवार के लोग जुड़ के काम किया करते थे। तो इसकी प्रोसेस कैसे चलती थी, अब हम लोग ये ज़रा सा समझेंगे। वो लोग क्या करते थे, जैसे कि जो सौदागर थे वो, उसमें अलग अलग उनके तरीके थे। जैसे कि ये शुरुआत कर, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कॉटन से। कॉटन मीन्स सूत के कपड़े का कैसे बनाई, उससे से शुरुआत हुई थी। कपड़ा जो बनना शुरू हुआ था सूत का, वो पहला उत्पादन बना था। ठीक है, उत्पादन पहले, सबसे पहले उसी का हुआ था। तो ये स्टेपलर्स, ये सब जो बेटा इधर नाम लिखे हैं कि स्टेपलर क्या है, फुलर क्या है, कार्डिंग क्या है, ये सब आप लोग समझ लीजिएगा, बाद में इसको आप डिटेल करके पढ़ लीजिएगा।
तो वो स्टेपलर्स से ख़रीदते थे और ऊन ख़रीदते थे और उसको लेके जाते थे सूत काटने वालों के पास, और सूत काटने वालों के पास ले जाके वहाँ पे उसमें उनसे धागा बनवाते थे। जो धागा बनता था वो दूसरी जगह लेके जाते थे और उनको वो बुनकरों के पास, बुनकर जो थे उससे वो कपड़ा बनाते थे, और कपड़ा बनाने के बाद में वो फुलर्स के पास जाते थे, रंगसाजों के पास भेजा जाता था। उसके बाद में इस तरह से हम लोग ये समझेंगे कि अलग अलग जो प्रोसेसेस थी, अलग अलग जो काम होते हैं कोई भी उत्पादन में, वो अलग अलग घरों में किया जाता था। यानी कि एक घर नहीं, इस तरह के 20-25 घर समझ लीजिए, समझ रहे हैं? 20-25 घरों में उन्होंने दे दिया, यहाँ पे कताई हो रही है, धागा बन रहा है, उसके बाद में वहाँ से जब बन गया तो धागा तैयार हो गया तो वो दे के गए दूसरे 20-25 घरों में, वहाँ पे उसके वो कपड़ा बन रहा है, और उसके बाद में जब कपड़ा बन चुका वो दूसरे 20-25 घर ऐसे हैं जहाँ पे रंग साज हैं, उसको रंगा जा रहा है। इस तरह से जो पूरी प्रोसेस थी काम की, उसको अलग अलग जब पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी कि वो काम जो होते थे वो अलग अलग घरों में होते थे, और वो वहाँ से सब जगह से जब बन के तैयार होता था तो उसको फर्निशिंग के लिए वो लंदन लेके आते थे, और लंदन में उसको फर्निशिंग होके उसको पे उस पर पूरा पैक वैक करके उसको फिर भेजा जाता था। लंदन के अलावा मैनचेस्टर वहाँ का एक बड़ा सेंटर था जहाँ पे कपड़ा बनता था। मैनचेस्टर आप नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड का एक कॉटन का सूती कपड़े का एक बड़ा सेंटर माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें ये समझा कि अगर आपसे पूछा जाए आदि औद्योगिकरण का में कैसे उत्पादन होता था उस युग में, तो आप ये बता सकते हैं उस समय घरों घरों में उत्पादन होता था, गाँव में कारीगर घरों घरों में काम करते थे, और उत्पादन की प्रक्रिया जो थी वो एक छत के नीचे सीमित नहीं थी बल्कि बटी हुई थी। अलग अलग घरेलू इकाइयों में काम होता था, तो वो लोग अलग अलग कारीगर अलग अलग कामों को अंजाम देते थे, और एक जो सौदागर होता था वो उनकी सारी प्रक्रियाओं को जोड़ के मिला के फिर उत्पाद तैयार होता था। तो ये सारा तरीका चलता था। तो इस तरह से अगर हम समझें, एक सौदागर के अंडर में लगभग आप कह सकते हैं सैकड़ों कारीगर काम करते थे, लेकिन वो किसी एक छत के नीचे नहीं थे जैसे कि कारखानों में होने लगा। उससे पहले वो अपने अपने घरेलू इकाइयों में काम करते थे, इसके लिए उनको रकम मिलती थी और पूरा परिवार मिलके काम किया करता था, श्रम संसाधन देता था। तो ये तरीका होता था आदि औद्योगिकरण का युग। ठीक है बेटा, ये आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कैसे उत्पादन होता था ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आदि औद्योगिकरण के युग पे आता है। तो उस समय शहरों में क्यों नहीं होता था और गाँव में होता था, और गाँव में किस प्रकार होता था, वो मैंने आपको समझा दिया, उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा।